हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस और सॉल्ट का ये सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर इसका हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इसके अलावा इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले लेक्चर का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हमने बात किया था एसिड्स क्या होती हैं और बेसिस क्या होते हैं अपने पहले लेक्चर में। नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो आप उसमें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी थोड़े बहुत किए थे, ठीक है। चलो, हमने क्या बताया था, एसिड्स क्या होती हैं, वो सब्सटेंसेस जो सार टेस्ट के होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो बिटर टेस्ट के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एसिड्स होती हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि जो बेसिस होते हैं ये क्या करते हैं, रेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में। तो टर्न्स रेड लिटमस टू, ठीक है। मतलब एसिड में क्या होता है, ब्लू से रेड, ठीक है। बेसिस में क्या होता है, रेड से ब्लू। बात समझ में आई, ठीक है। हम लोगों ने किया भी था, एसिड लिया था वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड। अगर पहला लेक्चर देखा है तो वहां पे आपको याद होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में जब हमने ब्लू लिटमस डाला था रेड हो गया था, और फिर उसके बाद हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन लिया था। उसमें क्या किया था, जब हमने रेड लिटमस डाला था वो कैसा हो गया था, ब्लू हो गया था, ठीक है। ये हो चुका है। इसके बाद हम बात किए थे इंडिकेटर के बारे में। क्या होते हैं इंडिकेटर, ठीक है। वो सब्सटेंसेस जो हमें ये बताएं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है, वो क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर। मान लो हमें एक बीकर दिया गया और इसमें एक केमिकल डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, केमिकल डाल दिया गया, और बोल दिया गया हमें ये नहीं पता कि इसमें जो केमिकल है वो एसिड है या बेस है। चलो बताओ, कैसे बताओगे आप, टेस्ट करोगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुई काम तमाम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तब में भी काम तमाम हो सकता है। तो टेस्ट करोगे क्या आप, टेस्ट करके हम नहीं बता सकते, ठीक है। तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर, इंडिकेटर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, इंडिकेटर। और वैसे भी यार देखो, इंडिकेटर में हमने पहले भी याद करवाया था, इंडिकेटर 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 मतलब इंडिकेट करने वाला। जैसे एजुकेटर एजुकेट करने वाला, ठीक है, वैसे इंडिकेटर इंडिकेट करने वाला, ठीक है। मतलब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ये इंडिकेट करेंगे कि ये जो गिवन केमिकल है ये एसिड है या बेस है। अब कैसे करेंगे, अपना कलर चेंज करके कर सकते हैं या अपना स्मेल चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। चलो आगे देखो भैया, तो ये जो केमिकल है हम इंडिकेटर का यूज करके ये बताएंगे कि ये जो केमिकल है ये एसिड है या बेस है। तो ये काम किसका होगा बताने का, इंडिकेटर का। फिर उसके बाद हम बात किए थे इंडिकेटर के टाइप्स, ठीक है, कौन कौन से, मैन मेड हो गया था और नेचुरल था। जैसे नेचुरल में आ गया टर्मेरिक, मैन मेड में आ गया कौन सा, मेथिल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात किए थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में। किसके बारे में, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसके बारे में बात किए थे, ठीक है। ऑल्फैक्टरी का मतलब ही क्या होता है, ऑर्डर होता है या स्मेल होता है, ठीक है। मतलब ऐसे इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना ऑर्डर चेंज कर दें वो कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे अनियन, जैसे क्लोव, जैसे वनीला एटसेट्रा, ठीक है। इतना एनसीईआरटी में दिया गया, इतना इनफ है, ठीक है। चल, तो ये हम अपने पहले लेक्चर में इतना कवर किए थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एसिड्स की और बेसिस की, ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे कि अगर मेटल की रिएक्शन एसिड से हुई तो क्या होगा, बेस से हुई तो क्या होगा,
ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। चल, हमने मेटल ले लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, एसिड से। किससे करवा दिया, एसिड से। अब आपको ध्यान देना है कि जो एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में होनी चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म। और जो मेटल है वो एक्टिव मेटल होना चाहिए। कैसा मेटल होना चाहिए, एक्टिव मेटल। ठीक है, मतलब एक्टिव मेटल मतलब जो रिएक्टिव हो, ऐसे मेटल नहीं जो रिएक्टिव नहीं है। अब रिएक्टिव नहीं तो क्या रिएक्शन करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर एक्टिव मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से हुई, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे बाहर होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि मेटल की रिएक्शन एसिड से हुई तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है भैया, एग्जांपल जैसे, आओ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे भैया हमने लिया सोडियम, सोडियम क्या है, मेटल है, इसकी रिएक्शन करा दिया हमने HCl से, डाइल्यूट फॉर्म में ले लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मेटल है, रिएक्शन किससे हुई, एसिड से। HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो भैया मेटल और एसिड की रिएक्शन हुई, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस जाएगी। चलो भैया हाइड्रोजन तो हमें पता है कि हाइड्रोजन यहां से क्या कर दो, आप बाहर कर दो। अब हम सॉल्ट कैसे फॉर्म करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, चलो आओ देखो, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता वो देख लें। ठीक है, वैसे जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो काफी बच्चों को इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ये तो याद हो जाता है कि मेटल की रिएक्शन एसिड से हुई तो सॉल्ट और हाइड्रोजन वहां पे फॉर्म होगा, लेकिन जो सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला बच्चे नहीं लिख पाते हैं। वैसे फॉर्मूला लिखना क्लास 9th में ही सीखे थे, फॉर्मूला लिखना कहां सीखे थे, क्लास 9th में ही। ठीक है, लेकिन अगर वो फॉर्मूला लिखना आता भी है उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वहां पर ये देखने में कि सॉल्ट कैसा बनेगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सॉल्ट होता है ये होता क्या है, ये कैसा कंपाउंड है। ठीक है, तो जो सॉल्ट है ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले तो यही दिमाग में सेट कर लो कि सॉल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। भैया आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में, जो कि केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3rd। ठीक है, चैप्टर नंबर 3rd में मेटल और नॉन मेटल में बताया गया है आयनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मेटल से नॉन मेटल पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा, यहां पे अभी कुछ याद करो सिंपल सा, कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें आयंस होंगे। क्या होंगे, आयंस होंगे। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होंगे, आयंस। अब यार क्लास 9th में पढ़े हो, आयंस क्या होते हैं, चार्ज सब्सटेंस होते हैं, चार्ज्ड सब्सटेंस। बात समझ में आई। तो जो चार्ज सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अब आयंस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक नेगेटिव चार्ज वाला। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैटायन। कुछ याद आया 9th का, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को बोलते हैं कैटायन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले आयन को बोलते हैं हम एनायन। ठीक है, तो कैटायन और एनायन होते क्या हैं, आयंस होते हैं, और आयन से ही क्या बने होते हैं, सॉल्ट्स बने होते हैं या आयनिक कंपाउंड बने होते हैं। इसका मतलब जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट के अंदर कैटायन भी होगा, सॉल्ट के अंदर एनायन भी होगा। सॉल्ट के अंदर कैटायन भी होगा और सॉल्ट के अंदर क्या होगा, एनायन भी होगा। अब ध्यान देना, कैटायन वाला जो पार्ट है वो मेटल से आएगा,
कैटायन वाला पार्ट किससे आएगा? मेटल से आएगा। एनायन वाला पार्ट हमेशा एसिड से आएगा। ये चीज ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। एनायन वाला पार्ट कहां से आएगा? एसिड से आएगा। कैटायन वाला पार्ट कहां से आएगा? मेटल से आएगा। अगर इतना पता है आपको तब तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब इसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं। आयंस कौन से? कैटायन और एनायन। कैटायन वाला पार्ट मेटल से आएगा, एनायन वाला पार्ट किससे आएगा? एसिड से आएगा। इतनी बात समझ में आई? चलो अब थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, देखना अब ये क्या है? मेटल है। मेटल सॉल्ट में अपना कौन सा पार्ट देगा? कैटायन पार्ट आता है इसका। और वैसे भी यार आगे जाओगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि जो मेटल्स होते हैं हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं, कभी भी मेटल्स एनायन फॉर्म नहीं करते। मतलब मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, वो गेन नहीं कर पाते हैं। मतलब न्यूट्रल फॉर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो मेटल के एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, गेन करके कोई कंपाउंड नहीं बनाते। मतलब कहने का कि मेटल्स हमेशा क्या बनाएंगे? कैटायन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मेटल है, जो सोडियम है, क्या बनाएगा? कैटायन पार्ट यहां से आएगा, और जो एसिड है यहां से एनायन पार्ट आएगा। अब HCl में देखो H है और Cl है। क्लास 9th में पढ़े हो Cl पे कितने का चार्ज होता है? -1 का चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पे +1 का। और सोडियम पे कितने का चार्ज आएगा? अगर सोडियम कैटायन बनाएगा, अगर इस पे चार्ज आएगा तो चार्ज कितने का आएगा? +1 का आएगा। सोडियम पे +1 का आएगा। अब देखो सोडियम पे +1 का, Cl पे -1 का। ठीक है, तो क्लास 9th में क्रिस क्रॉस किए हो, Na+ Cl-, वैलेंसी नीचे लिखो 1, यहां पे 1, क्रिस क्रॉस करो जरा भैया, क्रिस क्रॉस करो, क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। तो यहां पे जो सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भैया आ जाओ, एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं। पेजेस खाली हैं, चलो ये को रिमूव कर देते हैं। चलो जैसे यार हमने ले लिया जिंक, ले लिया। जिंक भी क्या है? एक मेटल है। ठीक है, Zn। इसकी रिएक्शन करा दिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवा दिया हमने? H2SO4 के साथ करवा दिया। ठीक है, ये मेटल, ये एसिड। मेटल से कौन सा पार्ट आएगा? कैटायन पार्ट। यहां से कौन सा पार्ट आएगा? एनायन पार्ट। ठीक है, जिंक पे चार्ज कितने का आता है? +2 का आता है, और यहां पे सल्फेट पे 2- का आता है, और हाइड्रोजन पे प्लस का। तो हाइड्रोजन गैस तो पहले ही निकाल दो। हाइड्रोजन निकाल दी, यहां से क्या बचा? एसिड से क्या बचा? सल्फेट, एनायन पार्ट। यहां से क्या आएगा? कैटायन पार्ट, 2+, 2-। यहां पे 2+, 2-। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करोगे, वैसे भी इसको पहले कैंसिल करोगे, 1 1 क्रिस क्रॉस करोगे, क्या हो जाएगा? ZnSO4। और इसको क्या पढ़ते हैं? जिंक सल्फेट। बात समझ में आई? ठीक है, अब तो आसान होगा। और देखते हैं, एक आध और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो यहां से कैटायन पार्ट, यहां से एनायन पार्ट, हाइड्रोजन गैस बाहर कर दो। यहाँ एनायन पार्ट क्या होगा? सल्फेट होगा। यहाँ पे कैटायन पार्ट मैग्नीशियम आयन, 2+ का चार्ज होगा, और इस पे 2- का, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? MgSO4। नाम क्या होगा इसका? मैग्नीशियम सल्फेट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड से होगी, मेटल की रिएक्शन जब किससे होगी? एसिड से होगी, क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और यार,
पहले चैप्टर का थोड़ा बता देते हैं। पहले चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। मेटल और एसिड की जो रिएक्शन होती है, मेटल और एसिड की जो रिएक्शन होती है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, मेटल और एसिड की जो रिएक्शन होती है ये कौन से टाइप की रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमेशा जितनी भी मेटल और एसिड की रिएक्शन होंगी सारी की सारी कौन सी रिएक्शन होंगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख सकते हो सोडियम यहाँ पे है, इसने क्या कर दिया? HCl से या बोलो क्लोरीन से हाइड्रोजन को बाहर कर दिया और उसके साथ खुद आ गया, तो डिस्प्लेस किया कि नहीं किया? किया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे है क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेसिस। तो हमने ये तो देख लिया रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब किसकी बात करेंगे? मेटल और बेस की रिएक्शन के बारे में, कि जब मेटल की रिएक्शन किसके साथ होगी? बेस के साथ होगा, तो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो यार जगह पेज है नहीं, इसी पे काम चला लेते हैं। इतना समझ में आ ही गया था। आ जाओ भैया। अब मेटल की रिएक्शन किसके साथ? बेस के साथ। मेटल की रिएक्शन किसके साथ? बेस के साथ। यहां पर भी क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। तो मेटल की रिएक्शन बेस से होगा, तब में भी क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो मेटल की रिएक्शन चाहे एसिड से हो चाहे बेस से हो, सॉल्ट और हाइड्रोजन दोनों में फॉर्म होगा। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यार हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ हमने ले लिया जिंक। ठीक है, अब कहोगे भैया मेटल पहले है फिर बाद में बेस। यार आगे पीछे लिख सकते हो। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया बेस, और मेटल कौन सा ले लिया? हमने जिंक ले लिया। ठीक है, तो यार मेटल और बेस की रिएक्शन, ये क्या हो गया? बेस, ये क्या हो गया? मेटल। ठीक है, तो मेटल और बेस की रिएक्शन हुई, क्या बनेगा? सॉल्ट, बाहर क्या जाएगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो हमने बाहर कर दिया। यहाँ पे सॉल्ट कैसा बनेगा? सॉल्ट यहाँ पे जो बनेगा उसका फॉर्मूला होगा Na2ZnO2। हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो Na2ZnO2। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम सोडियम जिंकेट। नाम क्या होगा इसका? सोडियम जिंकेट। ये याद रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब जिंक से होगी तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला क्या होता है? Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन किसकी? मेटल की, एसिड और बेस के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मतलब मेटल की रिएक्शन, सॉरी एसिड की रिएक्शन किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगी। तो क्या होगा? आओ देखते हैं। तो हमने लिया क्या? मेटल कार्बोनेट ले लिया। या आप ले लो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ किसकी रिएक्शन करा दो? एसिड की। इसकी रिएक्शन करा दो एसिड की। क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। तो चाहे यार मेटल कार्बोनेट लो आप, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, चाहे मेटल कार्बोनेट लो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, अगर इनकी रिएक्शन आप एसिड से करवाते हो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, मेटल है, कार्बोनेट हो गया, इसकी रिएक्शन करा दिया HCl से। किससे करा दिया? HCl से। देखो जरा, ये मेटल कार्बोनेट और ये एसिड, क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट में इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, बन जाएगा आपका NaCl, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया हमने, ठीक है, यहां पे मेटल कार्बोनेट है ये, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कौन सा मेटल कार्बोनेट है? मेटल कौन सा लिया? सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी भी रिएक्शन हमने HCl से करवा दिया। तो हमने बताया था चाहे हम कार्बोनेट लें चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से करवाते हैं, सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। चलो देखो, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वाटर भी बाहर। देखो प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट दोनों में क्या है? NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, जबकि यहां पे हम एक में कंपाउंड लिए थे सोडियम कार्बोनेट और एक में कंपाउंड लिए थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो सिंपल सी बात, चाहे मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन आप एसिड से करवाते हो, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। बात समझ में आ गई? पक्का? एक मिनट रखो यार, पसीना आ गया है ना। तो इतनी बात हमें लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चाहे मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाओगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने वाला है। ठीक है, चलो एक आधा और ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए CaCO3, इसकी रिएक्शन करा दी हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या होगा? CaSO4। यहां से एक मेटल आएगा, एसिड से हमेशा एनायन आएगा, मतलब यहां से कैटायन आएगा, एसिड से हमेशा क्या आने वाला है? एनायन आने वाला है। अभी हम बताए थे सॉल्ट फॉर्मेशन में कि एसिड से हमेशा एनायन आएगा, एनायन यहाँ पे सल्फेट हो गया, बाकी जो पार्ट है उससे हमेशा क्या आने वाला है? कैटायन आने वाला है। तो यहां से कैटायन, यहां से एनायन, क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट बन गया। बाहर अब तो रटा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दिक्कत होगी सॉल्ट फॉर्मेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आंख बंद करके निकालना है यार। दिक्कत किसमें आती है? सॉल्ट फॉर्मेशन में। तो एसिड से हमेशा नेगेटिव पार्ट आएगा, बाकी और एसिड के साथ जो भी पार्ट लिया गया है उससे हमेशा पॉजिटिव पार्ट आएगा। मेटल लिया गया है तो पॉजिटिव पार्ट उससे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मेटल कार्बोनेट लिया गया तो पॉजिटिव पार्ट उससे आ जाएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया तो पॉजिटिव पार्ट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से आ जाएगा, लेकिन एसिड से नेगेटिव पार्ट मतलब एनायन। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट बात आती है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या होगा? तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है ये कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्यों न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है यार? क्योंकि यहां पर एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एसिड बेस के इफेक्ट को कम कर रहा है और जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को कम कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और याद रखना टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन पढ़े थे 4 प्रकार की,
कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक रिडॉक्स होती है वो अलग से पढ़ते हैं, उनमें से ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं ये सब क्या होती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर एग्जाम में आ गया, चलो बताओ इसमें से चार आपको रिएक्शन दे दी गई, इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट कौन है? एसिड और बेस की रिएक्शन देखो, तुरंत मारो ये कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट। एसिड और बेस की रिएक्शन आंख बंद करके कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट। मेटल और एसिड की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अलग से याद करना है क्या? नहीं। ठीक है, आ जाओ भैया, अब देख लेते हैं कुछ, है ना, एग्जाम्पल के साथ। पहले देख लो, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? एसिड की रिएक्शन जब बेस से होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी, सॉरी वाटर फॉर्म होगा। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनेगा और वाटर फॉर्म होगा। अब यार एक चीज बच्चे बहुत गलती करते हैं, कुछ बच्चे हैं बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, भैया एसिड बेस लिए तो सॉल्ट और वाटर बना, अगर हम बेस और एसिड लिए तो भैया आगे पीछे लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही सीक्वेंस लिखो, एसिड और बेस रिएक्शन। ठीक है, जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है भैया, एसिड और बेस पहले लिखियो तो यही सीक्वेंस लिखते हैं, पहले एसिड फिर उसके बाद बेस। तो चलो हमने एग्जांपल दे दिया वहां पर, पहले अगर इसका जैसे एग्जांपल लिखा हमने, मान लो लिख लिया पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके बाद लिख दिया हमने HCl, NaOH और HCl, ये बेस है और ये क्या है? एसिड है। तो बच्चे बोलते हैं क्या भैया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मतलब आगे पीछे? हाँ भैया, यहाँ तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो हम ये बीकर में करवा रहे हैं, ये बीकर में ये रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे एसिड डाल दिए, यहाँ पे क्या डाल दिए? बेस डाल दिए। तो ऐसे थोड़ा ना होगा पहले जाओ एसिड ही डालो फिर पहले उसके बाद बेस डालो, एसिड गया उसके बाद बेस ही जाए। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वही तो केमिकल इक्वेशन होता है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे एसिड लिखो फिर उसके बाद बेस लिखो, आप बेस और एसिड भी बोल सकते हो। बात समझ में आई ना? तो ये मिस्टेक नहीं करना कि भैया ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, उन्हें याद तो रहता है ये रिएक्शन होगी ये बन जाएगा, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये उन्हें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, आगे पीछे दे दिया गया तो कुछ को होती है, सभी को नहीं। ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आ जाओ भैया, हमने ले लिया बेस और क्या ले लिया? एसिड ले लिया, क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। वाटर तो बाहर कर दो। सॉल्ट में इधर से पॉजिटिव पार्ट, इधर से नेगेटिव पार्ट, एसिड का हमेशा नेगेटिव पार्ट और बाकी जो होगा उसके साथ उसका पॉजिटिव पार्ट। तो यहां से पॉजिटिव Na प्लस और यहां से नेगेटिव Cl माइनस, तो बन जाएगा क्या? NaCl, और NaCl क्या है? सॉल्ट। समझ में आया? ठीक है, चलो और एग्जांपल कुछ ले लो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होती है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गई, क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट में इधर से नेगेटिव पार्ट उधर से पॉजिटिव पार्ट, इधर से नेगेटिव पार्ट उधर से पॉजिटिव पार्ट, बार बार बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए, इधर से नेगेटिव पार्ट उधर से पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव Ca2 प्लस होगा, नेगेटिव SO4 2 माइनस, सल्फेट में 2 माइनस का चार्ज और कैल्शियम पे हमेशा +2 का चार्ज। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा CaSO4 और बाहर के चला जाएगा। बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बैलेंसिंग पहले चैप्टर में सिखा चुके हैं, बैलेंसिंग देख लेना। ठीक है, यहाँ पे केवल हम सीख रहे हैं कि रिएक्शन होगी तो क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, बैलेंसिंग क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, बैलेंसिंग करने में फालतू टाइम क्यों लगाना, है ना। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ हुई, सॉल्ट और वाटर बन गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और एक किस टाइप वाली रिएक्शन होती है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करते हैं? यहाँ पे न्यूट्रल करते हैं।
ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लिया, ये जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट और हाइड्रोजन, मतलब सॉल्ट और वाटर बनेगा। जैसे एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, वाटर बाहर चला गया। दूसरे में हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, कैल्शियम सल्फेट बना, वाटर बाहर हो गया। कैल्शियम सल्फेट क्या है? सॉल्ट है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। एसिड की रिएक्शन किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है। अब यार एक चीज, वैसे तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे हम क्या बोलते हैं, मेटल और नॉन मेटल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि यार जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, थोड़ा और इधर से, मेटल ज्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्या बताया हमने? ज्यादातर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है। मोस्टली बेसिक इन नेचर। तो मोस्टली क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ये भी मोस्टली है, सभी नहीं। ठीक है। तो मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है। ज्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के और ज्यादातर मेटल ऑक्साइड किस नेचर के? बेसिक नेचर के। अब देखो यहां पे रिएक्शन हुई एसिड की किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड की रिएक्शन किसके साथ हुई? मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है। एसिड एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ हुई। अब यार ये बताओ, जो मेटल ऑक्साइड है किस नेचर के हैं? बेसिक नेचर के ही तो हैं। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के हैं? बेसिक नेचर के। मतलब मेटल ऑक्साइड यहाँ पे क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस। यार वही तो हो गया एसिड और बेस की रिएक्शन। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो पीछे पढ़ के आ रहे हैं क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। बात समझ में आया? और इस सॉल्ट में एसिड का हमेशा नेगेटिव पार्ट, बाकी जो उसके साथ लिया गया उसका पॉजिटिव पार्ट। खत्म। ठीक है। एग्जांपल ले लो, जैसे हमने HCl ले लिया और यहां पे मेटल ऑक्साइड जैसे हमने ले लिया सोडियम ऑक्साइड, Na2O। Na2O मेटल ऑक्साइड है ना, सोडियम मेटल और ये ऑक्साइड। ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड हो गया सोडियम ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड्स के साथ हुई तो ये क्या है? बेसिक है कि नहीं है? ये क्या है? बेसिक है। तो बेस है ये। वो क्या है? एसिड है। क्या बनेगा? सॉल्ट। और क्या बनेगा? वाटर। तो वाटर तो बाहर कर दो। सॉल्ट में मेटल का मतलब क्या बोलते हैं? एसिड का नेगेटिव पार्ट, बाकी उसके साथ जो लिया गया उसका पॉजिटिव पार्ट। चाहे इसके साथ बेस लिया जाए, चाहे इसके साथ क्या लिया जाए, कोई मेटल कार्बोनेट लिया जाए, कोई इसके साथ मेटल लिया जाए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया जाए, तो उससे कौन सा पार्ट आएगा? पॉजिटिव पार्ट। और एसिड से हमेशा नेगेटिव। तो नेगेटिव इसका ये हो गया, इसका पॉजिटिव ये हो गया। क्या बनेगा? NaCl। तो सॉल्ट और वाटर बन गया। तो सिंपल सा यार, ये एसिड और बेस वाली ही रिएक्शन है, एसिड और बेस वाली ही रिएक्शन है। ठीक है। तो एसिड और बेस वाले में क्या बनता है? एसिड और सॉरी सॉल्ट और वाटर। बात समझ में आई? और वैसे ही जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ लोगे, 2-4 बार रिवाइज कर लोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी में अलग से दिया गया है, लेकिन एसिड बेसिस भी हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं।
और बेस और एसिड की रिएक्शन सॉल्ट और वाटर। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अभी क्या बताया कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं किस नेचर के होते हैं भैया? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, तो भैया ये एसिड ये बेस क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। आ जाओ भैया देख लो, जैसे एसिड की रिएक्शन, सॉरी बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से करवाओ, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर? एसिड। ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो एसिड और बेस की रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर। बात समझ में आई? समझ में आई इतनी बात? ठीक है। एग्जाम्पल दोगे क्या भैया? एग्जाम्पल 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 देखो जरा, हमने ले लिया बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेस कौन सा ले लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। समझ में आ रहा है ना यार? वहां पे CaOH द होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके साथ हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल है ना? कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। और उसका ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना, क्योंकि कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। पता है कि नहीं पता है कि कार्बन एक क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हुई, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा। और ये बेस हो गया, एसिड और बेस की रिएक्शन हुई सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट में नेगेटिव पार्ट, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, एसिड का इधर नेगेटिव पार्ट आएगा। नेगेटिव यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ पे क्या बनेगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। ये अलग तरीके से होगा और बाहर क्या चला जाएगा आपका? वाटर। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा, इसको आप याद करना। तो यहाँ पे हमने बेस ले लिया, मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया, सॉल्ट बन गया और वाटर फॉर्म। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर वहां पे रिलीज होता है। इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यार यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं, एनसीईआरटी में 2 टेस्ट दिया गया है। एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन का, कि हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से करवाते हैं तो ये टेस्ट करके बताओ कैसे हमें पता चलेगा कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। वो हम अलग से करवा देंगे, ठीक है। वो जो 2 टेस्ट हैं, इसके अलावा एक हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन जो होता है उसका भी टेस्ट है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन वाला टेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन वाला टेस्ट ये हम अलग से बना देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? इसके अलावा हो सकता है कि इसका हम एक्सपेरिमेंट लेक्चर भी या वीडियो डालें, ठीक है। एसिड वगैरह है, मेटल भी है, मेटल कार्बोनेट भी है, सारे केमिकल्स हैं, कुछ केमिकल बचे हुए हैं, वो आ जाएगा तो करवा देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेसिस। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ हुई या बेस की रिएक्शन मेटल के साथ हुई तो क्या बनेगा? तो हमने क्या पढ़ा था? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो मेटल की रिएक्शन चाहे एसिड से हो चाहे बेस से हो, सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। पहला पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था? कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर किसके साथ हुई? एसिड के साथ, सॉल्ट यहां पर भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ, सॉल्ट और वाटर। बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, सॉल्ट और वाटर। वैसे तीनों रिएक्शन एक ही है। ये हो गया, ये हो गया और ये तीनों एक ही रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर, क्योंकि तीनों में मतलब तीनों में एसिड और बेस। समझ में आई बात? ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।
चलो, थैंक यू।